नमस्कार। टॉपिक है हमारा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो है राजस्थान की हिस्ट्री में, राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में मत्स्य जनपद का एक अत्यंत ही विशिष्ट स्थान है। आर्यों का जब संक्रमण हुआ भारत में, तो राजस्थान में जिन प्रमुख आर्य जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो था, आधुनिक जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन ज़िलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार था। इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। इसका जो विस्तार था वो चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के आसपास तक के क्षेत्र में माना जाता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये जो जनपद था ये फैला हुआ था। मत्स्य लोगों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में बहुत सारे आर्य दलों का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक आर्य दल का उल्लेख जो किया गया है वो मत्स्य का किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में एक शासक का उल्लेख हुआ है, राजा सुदास। उनके विरोधियों के रूप में, यानी उनके विरुद्ध एक गुट बना था कुछ जनपदों का, उसमें मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया है। तो ये एक प्रमुख आर्य समूह था जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही साथ बाद के जो ग्रंथ हैं, कौशितकी उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें भी हमें इस महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि ये जो जाति थी, मत्स्य जाति, ये सरस्वती नदी के किनारे पर आबाद थी। मत्स्यों के एक शासक का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था ध्वसन द्वैतवन। द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था, तो उसमें इसने भी भाग लिया था। इस तरह के उल्लेख जो हैं वो शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलते हैं। इसी तरह से मनु संहिता में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि मत्स्य जनपद जो था वो ब्रह्म ऋषि देश जो था उसका एक हिस्सा था। तो प्राचीन समय में मत्स्य जनपद एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्य जनपद के रूप में जिसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। उसके बाद महाभारत में मत्स्य लोगों का और उससे संबंधित बहुत सी घटनाओं का उल्लेख जो है, बहुत सारे प्रसंग हमें महाभारत में मिलते हैं। हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि पांडवों का जो अज्ञातवास का जो वर्ष था वो उन्होंने वहाँ पर व्यतीत, यानी कि मत्स्य जनपद में व्यतीत किया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में जो यहाँ के शासक थे मत्स्य जनपद के, उनका नाम था विराट। ये जो शासक थे विराट, इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विराट नगरी की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में विराट नगर और अभी इसे बैराट के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और ये जो नगर था, इसको मत्स्य देश की राजधानी भी शासक विराट के द्वारा बनाई गई थी। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था उसमें उन्हें छद्म वेश में उन्होंने महाराजा विराट की सेवा में व्यतीत किया था। अज्ञातवास जब खत्म होने वाला था लगभग, तभी दुर्योधन को इसकी कहीं से जानकारी मिल गई और उसने विराट पर आक्रमण कर दिया। और उसी दिन संयोग से पांडवों के अज्ञातवास खत्म हो रहा था, तो अर्जुन और दूसरे जो पांडव थे उन्होंने युद्ध किया विराट की तरफ से, और उन्होंने ये जो सेना भेजी थी दुर्योधन, उसको पराजित कर दिया। महाराजा विराट जो थे उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा का विवाह किया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में। तो इस तरह का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध के समय, जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो राजा विराट ने मदद की थी पांडवों की, अपनी शक्तिशाली सेना भेजी कुरुक्षेत्र में इस युद्ध में भाग लेने के लिए। और इस युद्ध में युद्ध करते हुए राजा विराट और उनके 3 पुत्र जो थे, उत्तर, श्वेत और शंख, वो पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए मारे गए। साथ ही साथ जो उनका दामाद था अभिमन्यु, उसकी भी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। और अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उत्तरा ने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया था, और यही जो परीक्षित है ये बाद में पांडवों और उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना था। तो इस तरह की जानकारी, राजनीतिक जानकारी हमें मत्स्य जनपद के विषय में प्राप्त होती है।
मत्स्य देश की शासन व्यवस्था के विषय में अगर हम बात करें तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के विषय में हमें जानकारी मिलती है। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का अस्तित्व रहा था, जैसा कि वैदिक युग में प्रचलित था। उसी तरह की मत्स्य के पड़ोस में जो अलवर का क्षेत्र था, वहाँ पर शाल्व जनपद का राज्य था और शाल्व और मत्स्य जनपद के बीच में चूँकि सीमाएं उनकी एक दूसरे के आसपास थी, तो सीमांत को लेकर दोनों जनपदों में संघर्ष के उल्लेख जो है हमें प्राप्त होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करें तो महाभारत के कर्ण पर्व में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि मत्स्य देश के जो लोग थे वो आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत थे, श्रेष्ठ थे, इस तरह का विवरण प्राप्त होता है। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत सुखी था, समृद्ध था। वहाँ पर जो मनोरंजन के साधन थे, चौपड़ खेलना, पासे खेलना, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, शिकार करना, इस तरह के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। जब अज्ञातवास में पांडव यहाँ पर अपना अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे तो युधिष्ठिर राजा विराट के साथ में चौपड़ खेलता था, इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। और अर्जुन जो है विराट की पुत्री जिनका नाम उत्तरा था, उनको नृत्य सिखाने का कार्य करता था। ऐसा भी माना जाता है कि 12वीं सदी के जो एक प्रमुख संगीत के आचार्य थे हरिहर शर्मा, उनकी एक रचना है नतमुख, उसमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि कथक शैली के जो प्रणेता थे मिहिर, उनका जन्म ईसा पूर्व 2री सदी में मत्स्य देश में ही हुआ था। तो संगीत और नृत्य के विषय में इस तरह की अभिरुचि जो थी मत्स्य लोगों की, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद का पतन किस तरह से हुआ। मत्स्य जनपद के पड़ोस में था चेदी महाजनपद। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उस पर चेदी महाजनपद राज्य किया करते थे। महाभारत में हमें चेदी वंश का भी उल्लेख मिलता है। चेदी महाजनपद जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जिसका शासन था, ये जो था ये मत्स्य महाजनपद के पड़ोस में था। तो आपस में इनकी संघर्ष की बहुत ज़्यादा उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं सीमांत को लेकर। महाभारत में चेदी वंश के शिशुपाल और सहज नाम के शासकों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। शिशुपाल जो था वो भगवान कृष्ण का समकालीन भी था और उन्हीं के हाथों उसे मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। तो इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में मत्स्य लोग जो थे वो बुरी तरह से पराजित हुए और चेदियों ने मत्स्य महाजनपद को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। सहज नामक शासक का उल्लेख मिलता है जिसने चेदी और मत्स्य दोनों महाजनपदों पर सम्मिलित रूप से शासन किया था। तो इस तरह के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो मत्स्य महाजनपद था वो चेदी महाजनपद से स्वतंत्र हो गया। चेदी महाजनपद जो थे वो कहीं और आक्रमण करने में बिजी हो गए, तो इस दौरान जो था मत्स्य जनपद एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद इस तरह का उल्लेख मिलता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो सीधे तौर पर तो मत्स्य जनपद का सिकंदर से कभी आमना सामना नहीं हुआ, कोई सीधा प्रभाव हमें नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं पड़ा। लेकिन सिकंदर के आक्रमण ने मत्स्य लोगों को एक समस्या में डाल दिया और जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर एक गंभीर संकट पड़ गया। सिकंदर के आक्रमण की वजह से दक्षिणी पंजाब में जो मालव, शिवी और अर्जुनायन जातियाँ रहती थी वो वहाँ से विस्थापित हो गई और पंजाब को छोड़कर वो राजस्थान में आकर रहने लगी। ये जो जातियाँ थी मालव, शिवी और अर्जुनायन, ये अपने साहस और शौर्य के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो ये जो जातियाँ थी ये दक्षिणी पंजाब की थी, दक्षिणी पंजाब की बेसिकली रहने वाली थी। और राजस्थान में इनके क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में अर्जुनायन जो लोग थे वो लोग बस गए। अजमेर, टोंक और मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में मालव जाति जो थी उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली और चित्तौड़ के आसपास, जिसे उस समय में मध्यमिका नगरी के नाम से जाना जाता था, शिवी जाति ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो मालव, शिवी और अर्जुनायन जब पंजाब से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्रों की स्थापना
कर ली। तो उनकी विस्तारवादी नीति और सैनिक शक्ति के सामने मत्स्य जनपद ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। धीरे धीरे मत्स्य जनपद की शक्ति जो है वो कमज़ोर होती गई और आगे चलकर हमें इस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि मगध के नंद सम्राटों के समय में संभवतः मत्स्य महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। हालांकि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि ऐसा मगध के नंद शासकों के समय में ही हुआ होगा, पर संभवतः नंद शासकों ने मत्स्य महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया होता, ऐसा माना जाता है। अशोक के समय में या मौर्यों के समय में तो ये क्षेत्र जो था मौर्य साम्राज्य का अंग बन ही गया था, क्योंकि मत्स्य की जो राजधानी थी विराट, जिसे बैराट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से अशोक के बहुत सारे अवशेष बौद्ध स्मारक हमें प्राप्त होते हैं। तो एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है मत्स्य जनपद का, जिसे हम महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते ये महाजनपद के रूप में स्थापित हो गया था। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है, उसमें एक महाजनपद जो है वो मत्स्य भी था। हालांकि वो उतना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते नहीं रह गया था। तो ऋग्वैदिक काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक के समय तक राजस्थान का जो मत्स्य महाजनपद है, उसने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो ये मत्स्य महाजनपद जो है, ये जो नाम है मत्स्य जनपद का जो हमें मिलता है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। उससे पूर्व यानी स्वतंत्रता के समय जो स्थिति थी वो ये थी कि राजस्थान में 19 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे, राज्य थे, और 3 जो थे वो ठिकाना थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। तो जो पहला राजस्थान का स्टेज है मर्जर का, मतलब 7 चरण है राजस्थान के एकीकरण के, पहला जो चरण है वो है 17 मार्च 1948 का, जिसका नाम है मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन जिसे कहा जाता है। तो ये जो मत्स्य महाजनपद का हिस्सा है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर पहला संघ जो है राजस्थान का मत्स्य संघ के नाम पर रखा गया। और ये प्रक्रिया 7 चरणों तक चली, जिसके अंत में जाते जाते राजस्थान के एकीकरण का कार्य 7वें चरण में कंप्लीट हुआ था। थैंक यू।